नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अजमेर के केकड़ी में स्कूली बच्चे कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ये बच्चे कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों के इस अभियान का असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। हाथ में कोरोना से बचाव को लेकर तख्तियों में लिखी तमाम हिदायतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे ये बच्चे केकड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरतपुरा के छात्र हैं। ग्रामीण इलाकों में इन बच्चों ने कोरोना संक्रमण को भगाने का बीड़ा उठाया है। ये बच्चे सुबह सुबह हाथों में कोरोना संक्रमण से बचाव की तख्तियों को लेकर अलग अलग गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। वापस आने के बाद गर्म पानी से स्नान कर घर में प्रवेश करते हैं। बच्चों के इस काम की प्रशासनिक अधिकारी भी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बच्चे लोगों को बताते हैं कि तेज बुखार, सिर दर्द, गले में दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बार बार हाथ धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें, मुंह पर हमेशा मास्क लगाएं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति कोई भी गांव में आए तो स्कूल के हेडमास्टर को बताकर ही आए। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूली बच्चों की ये मुहिम अब रंग ला रही है। जागरूकता अभियान से अब गांव में लोग मास्क लगाने लगे हैं। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। लॉकडाउन की वजह से पिछले एक महीने से ज्यादा समय से हजारों राजस्थानी गुजरात में फंसे हैं और गुजरात में फंसे हजारों लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, लेकिन उनके पीड़ा को सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी के बाद लॉकडाउन से हजारों लोग जहां थे वहीं थम कर रह गए। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मदद के निर्देश दिए थे, लेकिन गुजरात से सटे डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर गुजरात के प्रशासनिक अधिकारियों की असंवेदनशीलता से ये लोग और भी संकट में घिर गए। भीलवाड़ा जिले के रहने वाले परिवार ने अपनी जो पीड़ा सुनाई उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। गुजरात में खाने का संकट पैदा हुआ, मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जैसे तैसे एक महीने के बाद रतनपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो रोक दिया गया। गुजरात सरकार की तहसील और कलेक्टर दफ्तरों में गए तो उन्हें धक्के देकर निकाल दिया गया। गुजरात पुलिस ने कोई मदद नहीं की साहब। गुजरात पुलिस ने तो बोला कि आप जाओ, जहाँ जाना है जाने जाओ, हमारे से कोई लेना देना नहीं है आपको। हमने बोला पास बना दो, तो क्या पास, किसका पास? तुम हमारे यहाँ के रहवासी नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा कौन जानता है तुम्हारे को पास कैसे बना दे? कलेक्टर के बाहर जाने ही नहीं देते, वो तो धक्का मार के बाहर निकालते साहब। बॉर्डर तक पहुंचे इन प्रवासियों का दर्द अथाह है। इन लोगों के पास जो भी पैसे थे वो खत्म हो गए। दुधमुहे बच्चों के लिए तक दूध नसीब नहीं हो रहा और ना ही उनके लिए निवाला। ऐसे में बॉर्डर पर तैनात बिछीवाड़ा थानाधिकारी इंद्रजीत देवदूत बनकर आए, भोजन की व्यवस्था की। जो भी बिस्किट भी पुलिस वालों ने यहाँ पे जवानों ने दिए कुछ, तो बिस्किट खा के हम तो कल सुबह से भूखे ही है। ये बच्चों ने बिस्किट साहब ने दिए थे तो अच्छा इनको खिलाया पानी के साथ में, और ये खा के भी बैठे हैं। गुजरात की जमीन पर गुजर बसर करने वाले राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को धक्का मार कर निकालने की कहानी पूरे देश की आत्मा को झकझोर देगी। ये केवल एक मजदूर की कहानी नहीं, ऐसे तमाम मजदूरों की है जो बिना पास के राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर गुजरात सीमा में फंसे हैं। इनको अपने घर लौटना है और घर लौटने का इंतजार अब इनका और लंबा होता जा रहा है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर। कोरोना महामारी के बाद उपजे हालातों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे लगता है कि हालात कितने ही विपरीत क्यों ना हो, हम उन हालातों में भी समय का सदुपयोग समाज को कुछ करके दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। लॉकडाउन में मजदूरों ने लिखी इबादत। मजदूरों के सकारात्मक सोच ने बदली तस्वीर। मजदूरों ने बदल दी स्कूल की तस्वीर। पहली तस्वीर जब मजदूरों ने बदल दी स्कूलों की तस्वीर। ये तस्वीर सीकर के पलसाना राजकीय स्कूल के शेल्टर होम की है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को स्थानीय सरपंच और ग्रामीणों ने खाने पीने की व्यवस्था की। मजदूरों ने इसके बदले गांव वालों को जो सौगात दी वो एक नजीर बन गया। शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों ने पूरे स्कूल को रंग रोगन कर चमका दिया। जब मीडिया ने मजदूरों के इस काम को जब दुनिया के सामने लाया तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर कोई इनकी जमकर तारीफ करने लगा। 10-15 दिन गुजर जाने के बाद में जैसे गांव वालों को इस
यहाँ का पता चला कि यहाँ प्रवासी श्रमिक बंधु हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और अपने राजस्थान के और यूपी के यहाँ लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। तो मेरे मित्र, मेरे सहयोगी और गांव के भामाशा आगे आए और उन्होंने भरपूर सहयोग किया और अब प्रतिदिन इनको स्पेशल डाइट दी जा रही है। दूसरी तस्वीर मजदूर सीख रहे योगा। ये तस्वीर सीकर के ढालियावास गांव के शेल्टर होम की है। यहाँ लॉकडाउन में फंसे कई मजदूर रह रहे हैं। शेल्टर होम इंचार्ज ने इन मजदूरों को खाली समय में स्वस्थ रहने की टिप्स देने की सोची। फिर क्या था, शेल्टर होम इंचार्ज धर्मेंद्र लाटा के प्रयास से यहाँ रह रहे मजदूर और बच्चे योगा सीखकर स्वस्थ रहने के गुर सीख रहे हैं। इनकी भोजन सामग्री, अन्य सरकार की सहायता, विधायक महोदय द्वारा राशन सामग्री के अलावा समस्त ग्रामवासी अपनी योग्यता के अनुसार इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ रहने में इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये मजदूर भी हमारे विद्यालय में साफ सफाई से संबंधित कार्य और दूसरे जितने पेड़ों के लिए पानी देना, इन कार्य करके सहयोग कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर श्रमिकों की पाठशाला। अब तीसरी तस्वीर देखिए। सीकर के सांबलोदा धायलान स्कूल की प्रेरणा देने वाली तस्वीर है। यहाँ ठहरे 90% श्रमिक निरक्षर थे, लेकिन शेल्टर इंचार्ज शिक्षक बीरबल सिंह और रोहिताश कुमार ने श्रमिकों और उनके बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और आज यहाँ पर रह रहे ज्यादातर मजदूर और उनके बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए हैं। 5-6 रोज पहले ही हमने ये क्लासें स्टार्ट कर दी थी। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा इनको अक्षर ज्ञान करवाना। इनके लिए कॉपी स्लेट या जो पार्टी पढ़ता है उनकी व्यवस्था भी हमने ग्रामवासियों के सहयोग से करवाई है। लॉकडाउन में कोरोना की विपदा के बावजूद भी अगर मन में सकारात्मक सोच हो तो तस्वीर बदल सकती है। शेल्टर होम में ठहरे श्रमिकों और शेल्टर इंचार्ज के नायाब सकारात्मक कार्यों ने साबित कर दिया है कि विपरीत हालत में समय का सदुपयोग किया जाए तो नई इबारत लिखी जा सकती है। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर। तो जितने लोग समाज सेवा से जुड़े हैं उनके लिए एक सबक है कि भाई आप लोग भी घरों से आइए और ये तो सोचिए किस तरीके से समाज सेवा ऐसा कर रहे हैं जिसका परिणाम बच्चों के मानसिक बौद्धिकता पर भी पड़ रहा है, विकास करने में, और साथ ही साथ समाज का भी काम हो रहा है। लेकिन आप लोग भी घरों से निकलिए, एक सबक है, सीख है और एक संदेश भी है जिसका आप लोग पालन करिए। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान, हमारे कुछ सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से, अशोक भाटी जुड़ रहे हैं अजमेर से और साथ ही साथ रोशन जुड़ रहे हैं जयपुर से, हमारे सहयोगी। सबसे पहले मैं अरुण आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त जोधपुर की रिपोर्ट आज क्या कहती है? क्या कुछ इस वक्त तैयारी की जा रही है? चूंकि एक अच्छी खबर यह आई है कि ट्रेनों के संचालन को लेकर जो राज्य मांग कर रहे थे उसको लेकर केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। जो बाहर से लोग आने वाले हैं उसको लेकर परमिशन मिल गई है। लेकिन जो अंदर के हालात आज की रिपोर्ट के जरिए सामने आए वो क्या है? तो अरुण से संपर्क टूट गया। अशोक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजमेर की रिपोर्ट क्या है आज की? जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो अब तक जो है 160 मामले सामने आ चुके हैं। ब्यावर से 3 मामले आज सामने आए हैं, उनमें से एक प्रसूता है जो बीती रात जो है उसका पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। आज अजमेर कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ तीनों जो हैं ब्यावर पहुंचे थे। इसकी हिस्ट्री निकालने का प्रयास किया गया। जो महिला जो पॉजिटिव पाई गई है उसका बताया जा रहा है कि जो उसका पति है वो सब्जी बेचने का काम करता है और ट्रक ड्राइवर है। इसको लेकर उसकी तमाम हिस्ट्री यहाँ पर निकाली जा रही है। आपने बात की थी रेलवे के द्वारा जो लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। हम इस वक्त जो है अजमेर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर जो है चाक चौबंद की जा रही है। गोले बनाए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर ट्रेन चलती है। हालांकि अजमेर प्रशासन की ओर से इस बात को कोई कहा नहीं गया कि ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है। इसीलिए की जा रही है कि जो अगर ट्रेन चलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो तमाम पालना है वो की जा सके। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी बात का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पूरी पालना हो और जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ पर आ सकें। इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो अजमेर में की जा रही हैं। रेड जोन अजमेर को यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन खाद्य सामग्री जो है उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। आज जो है अजमेर मेयर के नेतृत्व में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। उसमें तमाम पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई थी। अजमेर के एक पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की समस्याएं इनको, किस तरह की परेशानी और किस तरह से जो बातचीत यहाँ जो मीटिंग में की थी आपकी। आज हमारे मेयर साहब ने
मीटिंग बुलाई थी कि भाई सारे पार्षद एक बार आ जाओ, जिन जिन की जो भी समस्या है एक बार बताओ। तो जैसे कर्फ्यूग्रस्त जितने भी क्षेत्र हैं, अभी एक तो दूध की सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है, दूध प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है, और अपना बाज़ार की जो गाड़ियाँ चल रही खाद्य सामग्री की, उनकी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी जो जिनाई दिक्कत है, जो APL BPL में जो आप गेहूँ दे रहे हो, आप गेहूँ तो दे रहे हो, लेकिन अगर चक्कियाँ बंद है तो पिसाएगा कहाँ? तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ SP साहब से मैं आपके चैनल के मार्फत से ये उनसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आटे की चक्कियों को आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे लोग बाग आटा पिसाया जाए। और किस तरह की समस्याएं आपने मीटिंग में जो है, तमाम अजमेर में रेड जोन भी है, ऐसे में किस तरह की परेशानियां लोगों तक पहुंच रही है? जैसे आटे की चक्की की आपने बताई, उसके अलावा भी तमाम परेशानियां झेल रहे हैं लोग। जैसे ये बाहर के जैसे बहुत से लेबर क्लास वाले रहते हैं, बहुत से इंटेली एरिया में लेबर क्लास है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड है, और जिनके पास राशन कार्ड है वो बाहर का है। अब हम गेहूँ उनको दे रहे हैं जो APL में है, या कोई पात्र सूची में उनको गेहूँ दे रहे हैं। BLO की हठ धर्मिता की वजह से आज इतने अपात्र लोग छूट गए हैं शहर के अंदर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने आज मेयर साहब को ये कहा था, क्योंकि हमने हमारे फंड से जो 100 आदमियों को 10-10 किलो आटा देने की बात कही थी, तो मेयर साहब ने कहा कि भाई आप एक सूची दे दो। तो हमारी आज सबसे बड़ी मांग यही थी कि उन लोगों का क्या किया जाए जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ एक आधार कार्ड है, या कोई जैसे डेगाना, परवसर, मकराना आजू बाजू के आए हुए, उन लोगों के साथ क्या किया जाए। फिर लास्ट में अल्टरनेट ये निकाला गया कि आप 100 आदमियों की सूची दो, हम किसी से चेक नहीं करवाएंगे। नहीं तो पहले ये था कि सूची DSO को भेजेंगे, DSO के वहाँ से अप्रूवल होकर आएगी, उसके बाद हम देंगे। लेकिन मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि आप 100 आदमी ऐसे जिनाई आदमी दे दो, जिनके पास अगर आधार कार्ड ही है तो भी हम उसको। जी बिल्कुल अशोक, और ये रिपोर्ट है, लेकिन साफ तौर पर यह है कि तमाम चीजों को लेकर भी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, समय मिलता है तो। रोशन, मैं आपके पास इस वक्त आना चाहूंगा। जयपुर की आज की रिपोर्ट दोपहर की क्या कहती है? क्या स्थिति कहा जाए कि अंडर कंट्रोल होती जा रही है? क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई थी, या 2 दिन पहले तक जो रिपोर्ट आई थी, वो तो ये दिखा रही थी कि भाई एक हॉटस्पॉट सेंटर नहीं बल्कि कई इलाके इस वक्त संक्रमित हो चुके हैं राजस्थान के जयपुर में। बिल्कुल संजय, ठीक आपने कहा है कि जो जयपुर है वो रेड जोन में शामिल हो चुका है। जयपुर के जो तमाम हिस्से हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का मिलने का जो सिलसिला है वो बढ़ चुका है। अभी तक हम रामगंज इलाके के अंदर सीमित थे, लेकिन अब रामगंज के बाहरी जो इलाका है वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की बात की जाए तो आज 14 जयपुर के अंदर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। ऐसे में जो जयपुर का आंकड़ा है, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा 921 व्यक्ति अब तक जो जयपुर, केवल जयपुर के अंदर 921 व्यक्ति जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का ये विषय है कि किस तरीके से जो जयपुर और जो पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इसे रोका जाए। संजय बिल्कुल सही आपने कहा। अरुण, मैं आपके पास आता हूं। आपके पास कोई इस वक्त अधिकारी भी शायद हैं मौजूद, उनसे बातचीत करिए और आज की रिपोर्ट बताइए दोपहर तक जो जारी हुई है। बिल्कुल संजय, मैं बात करना चाहूँगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार और जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत दोनों दौरे पर निकले हुए कर्फ्यूग्रस्त एरिया में, और नगर निगम CO है जो सुरेश कुमार ओला, वो भी साथ में। कमिश्नर साहब से बात करेंगे। सर, किस तरह से आज आप कर्फ्यूग्रस्त एरिया का दौरा कर रहे हैं? आज कलेक्टर साहब के साथ जो मोस्ट सेंसिटिव जोन है जोधपुर का, कोतवाली थाना क्षेत्र का, नागौरी गेट थाना क्षेत्र का, जहाँ पे काफ़ी केसेस आए हैं, उन क्षेत्रों का हम भ्रमण करके दोनों तरह का फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कर्फ्यू की इन्फोर्समेंट, और दूसरा पब्लिक तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, पब्लिक में खुद की अवेयरनेस कैसी है और लोग कितना पालन कर रहे हैं। तो पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक पब्लिक अपने घरों में रहे, ये व्यवस्था कैसे और बेटर सुनिश्चित हो सके, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये राउंड हम ले रहे हैं। कलेक्टर साहब भी हमारे साथ में हैं, नगर निगम CO साहब साथ में हैं, और एक समेकित दौरा करके जो भी चीज़ें नोटिस में आएंगी उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनका भी फीडबैक ले रहे हैं। बिल्कुल, आप पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जिला कलेक्टर है प्रकाश राजपूत जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह से अब जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय है जोधपुर के लिए? ये जहाँ पे जिस एरिया में आंकड़े बढ़े हैं उसमें कर्फ्यू इन्फोर्समेंट के लिए आज राउंड लगा रहे हैं कि किस तरह से कर्फ्यू इन्फोर्स हो रहा है और किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो लोगों में काफ़ी जागरूकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहन के कोई खरीदने सामान जा रहे हैं, या फिर घरों के अंदर रहने, ये वाली पालना काफ़ी हद तक हो रही है। जहाँ जहाँ केसेस आए हैं
वहाँ पे पूरी गली काफ़ी जागरूक हो चुकी है और लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने गलियाँ अपनी बैरिकेड कर दी हैं और इस एरिया से जो केसेस हैं उसकी वृद्धि की दर है वो काफ़ी कम हो गई है। पिछले 8-10 दिन में वृद्धि की दर बहुत कम हो गई है। जब हम अप्रैल के मध्य में देखते थे तो वृद्धि की दर 4 दिन में दुगनी होती थी। अब वो वृद्धि की दर 9 से 10 दिन हो चुकी है इस एरिया में। तो ये अच्छे संकेत हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं और पालना कर रहे हैं और लगभग जितने भी संदिग्ध हैं यहाँ पे सबका सैंपल लिया जा चुका है। सर, डोर टू डोर स्क्रीनिंग को बढ़ाया गया, टेस्ट रिपोर्ट बढ़ाई गई, इसी कारण से टेस्ट का भार बढ़ गया है। अब दिल्ली भेजे हुए टेस्ट कुछ अभी यहाँ पेंडिंग चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो टेस्ट की हमारे यहाँ जोधपुर में ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 3 सेंटर्स में टेस्टिंग हो रही है, एम्स में, SN मेडिकल कॉलेज में, DMRC में। और ये इतने सेंटर्स में होने के बाद भी कुछ दिक्कतें आती हैं जो टेस्टिंग के रिएजेंट है उसमें, और दिल्ली भी भेजे गए, वहाँ से भी रिपोर्ट आती है। तो जितनी सैम्पलिंग की वृद्धि है उतनी ही टेस्टिंग में भी वृद्धि हो, इसी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, किस तरह से जो ये पॉजिटिव आ रहे हैं वो उसी एरिया से है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं शहरवासियों को? देखिए, पैनिक किसी भी शहरवासी को करने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्कता तो हमेशा ही बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो सतर्क नहीं रहेंगे उनको ये संक्रमण, इतना कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें संक्रमण नहीं लगे। तो इसलिए सतर्कता आवश्यक है, पर पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिल्कुल सावधानी बरतते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना, इनकी पालना करते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से जिला कलेक्टर साहब कह रहे हैं सतर्कता जरूरी है। कमिश्नर साहब से एक बार दोबारा बात करूंगा। सर, कल जो माँ कर्फ्यू की अफवाह उड़ी थी उसके बाद में आपने मुकदमा दर्ज किया है, उसके अलावा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, किस तरह? जी हाँ, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हमारा सोशल मीडिया से लगातार नज़र रख रहा है। कल एक महाकर्फ्यू पूरे शहर में लगने की अफवाह चली थी सोशल मीडिया पे, उनको चिन्हित करके हमने प्रकरण दर्ज किया है 2 जनों के खिलाफ, और भी जो उसकी करी है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से हम नज़र रख रहे हैं और ड्रोन से चिन्हित करके भी वायलेटर्स के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। सारे प्रयास इसी डायरेक्शन में हैं कि ज़िंदगियां बचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फेक्शन को कंटेन किया जा सके, और जो इलाके इससे सुरक्षित हैं उन इलाकों में इन्फेक्शन नहीं पहुंचे, कंटेन हो सके। सर, अभी जब तक दौरा किया जोधपुर के कुछ क्षेत्रों का, क्या लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है और लोग किस तरह से आपको अपनी समस्या बता रहे हैं और आपको क्या समस्या नज़र आई? देखिए, जो दौरा ले रहे हैं अभी भी काफ़ी क्षेत्र हमारा बाकी है। जो कुछ स्थानीय लोगों से हमने फीडबैक लिया है, एक तो अवेयरनेस लेवल अब अच्छा देखा, हमने इनकी अवेयरनेस जानने की कोशिश करी कि खुद बचाव के बारे में अवगत हैं कि नहीं, बीमारी की गंभीरता से अवगत हैं कि नहीं, वो अच्छी लगी। सप्लाईज़ को लेकर के भी इन्होंने संतोष जाहिर किया है कि जो दूध, सब्जी और राशन की बेसिक चीज़ें हैं वो एक तय समय पर इनके पास पहुंच रही है। हमने जो पुलिस मित्र लगाए हैं उनका भी फीडबैक ले रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करके रखना आवश्यक है, क्योंकि एक कम्युनिटी के बीच वो करी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे और भी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय, तो बिल्कुल सही अरुण, और साफ तौर पर ये देखिए अधिकारियों की चपलता ही है कि तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन जोधपुर में थोड़ी स्थिति विकट हो गई है, ये आप भी जानते हैं और ये तमाम अधिकारी जो लगे हैं इनको भी पता है। बहरहाल आप तीनों का शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, रिपोर्ट के लिए, और साफ तौर पर यह है कि हर जगहों पर सरकार की तरफ से भी पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। इधर आपको बता दें कि दरअसल जो रिपोर्ट आज आई है सामने, उसके बाद भी राजस्थान को लेकर लोग सचेत हैं, सरकारें सचेत हैं, अधिकारी सचेत हो चुके हैं कि किस तरीके से और रणनीति बनाई जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इधर आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, यानी मजदूरों के सम्मान का विशेष दिन। लेकिन क्या आजादी के बाद से अब तक भारत में मजदूरों की स्थिति सुधर पाई है? आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर मजदूरों के हालात को बयां कर दी ये रिपोर्ट आप देखिए। फटे हाल बदन, माथे पर पसीना, 2 वक्त की रोटी के लिए अपने ही शरीर से घंटों का संघर्ष करता हड्डियों का ढांचा, गर्मी, तपिश, बारिश, हर मौसम की मार झेलता वो संघर्षशील शख्स है मजदूर। नाम सुनते ही सबसे पहले आंखों में एक इंसान की बेबसी और लाचारी की तस्वीर उभर जाती है। 1 मई को मजदूर दिवस के बहाने ये जानने की भी फुर्सत निकालिए जो आपके घर बना रहे हैं, उनके घर कैसे हैं। जीडीपी के आंकड़े और इमारतों की ऊंचाई के साथ उनका जीवन स्तर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? आज भी करोड़ों मजदूर बेहद कम पारिश्रमिक में अपनी जीविका चलाते हैं।
सरकार मनरेगा जैसी योजना लाकर गरीब मजदूरों को राहत तो दे रही है, लेकिन बिचौलिए इन मजदूरों का पैसा डकार जाते हैं। हमारे पास परमिशन में जाओ तो वहाँ भगा देते लोग, यहाँ से निकलो। छोटे छोटे बच्चे और डिलीवरी वाले भी साधन से आए, साधन बाइक से फिर भी नहीं निकल रहे। भारत में असंगठित क्षेत्र देश की करीब 94% आबादी को रोजगार देता है, जिसमें करोड़ों की आबादी श्रमिकों की है। अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45% है, लेकिन मजदूरों के हिस्से में हर बार बेबसी और आर्थिक तंगी ही आती है। परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी के सहारे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता था, लेकिन कोरोना महामारी ने मजदूरों का सब कुछ छीन लिया। अब सड़क पर भटकना उनकी मजबूरी है। पहले रोजगार के लिए मजदूरों का पलायन एक मजबूरी था, लेकिन अब लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद हो गए, कल कारखानों पर ताले लग गए। अब ये मजदूर फिर से बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग को पास पैसा नहीं है, पैसा सब खत्म हो गया। जो पैसा था हम लोग खा चुके हैं, फिर पैसा भी नहीं है, इसलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। बॉर्डर पे जाने के लिए सब परमिशन मांग रहे हैं। क्या परमिशन मांग रहे हैं बॉर्डर पे इस पार करने के लिए? हम लोग को गरीब लोगों को कहाँ परमिशन मिलेगा सर? हम लोग कहाँ पे जाएंगे परमिशन बनवाने के लिए? 10 तारीख दी थी डॉक्टर ने। 10 तारीख दी थी? हाँ। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ से आई हूँ, गुमानपुरा से। अब कहाँ जा रहे हो? अब जब इधर नहीं जाने दे रहे तो मुझे गुमानीपुरा वापस भेज दो। नहीं, कहाँ जाना था? यूपी जाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी लगभग 90% है। इसमें से करीब 40 करोड़ श्रमिकों के सामने गरीबी में फंसने का संकट है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक 5 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में शहरी बेरोजगारी दर 30.93% थी, जबकि पिछले महीने 22 मार्च तक ये दर 8.66% थी। आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ई मीटिंग करने का हमने एक प्रयास किया है, जिसमें श्रम विभाग के सारे जिलों के सारे अधिकारी हमसे जुड़े और जितने श्रमिकों के लिए जो कुछ आज के इस बदले हुए माहौल में हम श्रम विभाग को करना चाहिए, जो राज्य सरकार ने जो कुछ अब तक किया है उस सबको वापस से दोहराया गया और श्रमिकों के हितों के लिए माननीय मंत्री महोदय ने काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाने की शुरुआत शिकागो में ही 1886 से हुई। भारत समेत विश्व के ज्यादातर देशों में मजदूरों के 8 घंटे काम करने का कानून बना, लेकिन अफसोस क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यह कानून मजदूरों को घंटे की समय सीमा में बांध नहीं सका है। रोजी रोटी के लिए मजदूरों के संघर्ष का अंतहीन सफर आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल विशेष में इतना ही। नमस्कार।
दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा समय तक देखा जी राजस्थान। शहरों में सबसे ज्यादा शेयर हमारा। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। गांव से लेकर ढाणी तक हम हैं पहली पसंद। टीआरपी के पैमाने पर सबसे आगे हम। खबरों में दम सबसे आगे हम।